नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। आज हम मुग़ल साम्राज्य की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हुमायूं के युग के बारे में बात कर रहे हैं। बाबर का वीडियो मैंने अभी 3-4 दिन पहले डाला ही था, आप होपफुली उसको समझ चुके होंगे, तो ये वीडियो और आसानी से समझ में आएगा। हुमायूं का युग सिर्फ हुमायूं का नहीं है, हुमायूं के साथ साथ हम शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ते हैं क्योंकि वो उसका कंटेम्प्रेरी था। टाइम पीरियड आप देखिए, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है 1530 से 56 तक है, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। मीनवाइल शेरशाह का टाइम पीरियड भी आता है 1540 से 45, जब वो एक बहुत सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करते हैं जहाँ पर प्रशासनिक राजनीतिक एकीकरण करते हैं और अकबर के लिए पूर्वगामी शासक साबित होते हैं। हुमायूं के 2 टाइम पीरियड हैं, 1530 से 40 जब वो शेरशाह से हारते हैं, अपना मुग़ल साम्राज्य खो देते हैं, और 1555 से 56 जब वो रिकंकर्ड करते हैं दिल्ली को और सिकंदर शाह सूर को हरा के दिल्ली की गद्दी को दोबारा पाते हैं। इंट्रोडक्शन देखें तो बहुत ही सिंपल सा है। बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे, 1530 में 23 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं और चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। 3 भाई थे इनके, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिनमें से अस्करी और कामरान ने ही अकबर का शुरुआती संरक्षण देखा। लेकिन ये भाई भी हुमायूं के लिए काफ़ी मुसीबत का सबब थे। हुमायूं की समस्याएं गद्दी मिलते ही शुरू होती हैं। कठिनाइयाँ तथा चुनौतियां इनको पिता से विरासत में मिली थी, क्योंकि बाबर के बारे में ज़रूर कहते हैं कि एक बहुत अच्छा सैनिक था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। ब्रदर्स और मिर्ज़ा भी हुमायूं के लिए जो दरबार में बैठते थे और समस्याएं बढ़ाते थे। इसका एग्जाम्पल है, बिगिनिंग में ही बाबर के एक मंत्री निज़ामुद्दीन अली खलीफा ने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहा, तो सोचिए हुमायूं को उसने अयोग्य मान लिया। तो शुरुआत से ही हुमायूं के लिए समस्याएं थीं। 1530 से 56 के टर्म पीरियड में क्या ऐसा हुआ कि हुमायूं के हाथ से गद्दी निकल गई, दोबारा उसे गद्दी मिली, यही हमें देखना है। तो मुग़ल शासकों में मैंने बताया जैसा कि हुमायूं एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। देखिए, ये वही तैमूरी परंपरा को फॉलो कर रहा था जो चंगेज़ खां और तैमूर लंग ने की थी, लेकिन बाबर इसके पक्ष में कतई नहीं था। बाबर ने हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों से उदारतापूर्वक काइंडनेस बरतें आप, लेकिन फिर भी कामरान को काबुल व कांधार की जागीर मिल गई, अस्करी को संभल की और अलवर की जागीर हिंदाल को मिल गई। याद रखिएगा, ये जो इसने काम किया हुमायूं ने, ये हुमायूं की असफलता का एक बहुत बड़ा आगे जाकर बड़ा कारण बना। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हो गई हुमायूं को गद्दी मिलते ही। एक तो इसके ब्रदर्स अफ़गान, जो कि बंगाल बिहार में ताकतवर हो रहे थे, और बहादुर शाह, गुजरात का शासक। ये कैसे मुसीबतें आगे मिली हुमायूं को और इनसे हुमायूं कैसे निपटे, यही हमको देखना है। कुछ इतिहासकार हुमायूं की असफलता का कारण उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता को भी मानते हैं। इसका एग्जाम्पल लेनपुल महोदय देते हैं। हुमायूं की असफलता का कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी, मतलब बहुत जल्दी अपने दुश्मनों को माफ़ कर देता था। हुमायूं के अभियान इस बात को प्रूव करेंगे। 1531 में हुमायूं ने अपना पहला अभियान किया कालिंजर पर। हालांकि ये असफल अभियान ज़रूर था, शासक प्रताप रुद्रदेव थे, लेकिन कहते हैं ये अभियान बहादुर शाह की शक्ति को रोकने का एक प्रयास था। बहादुर शाह को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था उत्तर भारत की तरफ। 1532 में अफ़गानों से इनकी पहली भिड़ंत होती है, इनका दूसरा अभियान था। इसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, लेकिन हुमायूं ने यहाँ ज़बरदस्त वीरता दिखाई और दोहरिया की लड़ाई में अफ़गानों को हुमायूं ने हरा दिया। अफ़गानों की इसमें हार होती है। ये हुमायूं का प्रत्यक्ष रूप से पहला अफ़गानों से युद्ध था। इस मैप में आप समझ जाइए, देखिए उत्तर भारत का मैप आपको दिख रहा होगा। आप देखिए, इसमें एक तरफ पश्चिम भारत की तरफ जाएं तो बहादुर शाह गुजरात में है, दिल्ली में आगरा में हुमायूं है मुग़ल साम्राज्य, और बिहार बंगाल में पूर्व की तरफ शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफ़गान एकत्र हो रहे हैं। अब अगर हुमायूं पश्चिम भारत की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसे पूर्व से खतरा है, और अगर वो पूर्व की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करता तो उसे पश्चिम से खतरा है। और इसी संतुलन को ना बनाने की वजह से कि वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, वो अफ़गानों को दबाए कि बहादुर शाह की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, हुमायूं असफल रहा। और इसी वजह से अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूँ, ये सिंधु नदी के आसपास कामरान का कब्ज़ा था
तो लगातार भाई भी उसको परेशान कर रहे थे। तो इस वजह से हुमायूं चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ था और इसी संकट के दौर में शायद वो अपना आपा खो देता था। खैर, 1532 में चुनार का घेरा डालता है हुमायूं शेर खां की ताकत को रोकने के लिए। आप देखिए यहाँ पर ये बिहार के पास चुनार का किला था, लेकिन यहाँ पर शेर शाह बड़ी चालाकी से हुमायूं के सामने सरेंडर कर देता है और सरेंडर कर भी देता है। हुमायूं मान भी जाता है 4 महीने के बाद, क्योंकि उसको दिल्ली में खतरा था, कहीं दिल्ली में अस्करी या कामरान उसकी गद्दी पर कब्जा ना कर लें, आगरा पर आक्रमण ना कर दें। तो शेर शाह ने हुमायूं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मनवा लिया और चुनार का घेरा जो है वो हुमायूं हटा लेता है और शेर शाह अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक टुकड़ी भी हुमायूं के साथ भेज देता है। 1532-33 में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। बहादुर शाह क्या करता है, दरअसल 1532 में रायसीन का किला जीत लेता है और 1533 में मेवाड़ को भी संधि करने के लिए मजबूर करता है। तब हुमायूं फाइनली पश्चिम की तरफ कूच करता है और 1535-36 में बहादुर शाह पर आक्रमण करता है और मांडू और चंपानेर को जीत लेता है। ये हुमायूं की एक उपलब्धि थी कि हुमायूं लगातार प्रत्यक्ष रूप से बहादुर शाह को हराता है। देखिए ये वाला हिस्सा, अगर हुमायूं इस तरफ नहीं जाता तो हो सकता था बहादुर शाह मेवाड़ चित्तौड़ को जीतता हुआ आगरा के रास्ते दिल्ली आ सकता था, इसलिए हुमायूं के लिए ये जीत इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर शेर शाह सूरी तब तक अपने आप को काफ़ी ताकतवर कर लेता है। कहते हैं कि हुमायूं इस समय दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक शहर बना रहा था और उसने काफ़ी टाइम वेस्ट अपना यहाँ पर किया। मेरे हिसाब से, और सतीश चंद्रा को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हुमायूं दरअसल दिल्ली में अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत कर रहा था। दीन पनाह बनाने के पीछे मूलों का जो विदेशी चेहरा था उसको हटाना था। खैर, 1534-36 में शेर शाह भी कई विजय कर लेता है और पॉलिटिकल इक्वेशन यहाँ चेंज होता है। 1534 में शेर शाह सूरजगढ़ की विजय करता है और 36 में पुनः बंगाल के शासक को हराता है और 13 लाख की दिनार उससे वसूल लेता है। तो बंगाल की विजय शेर शाह को काफ़ी ताकतवर बना देती है और शेर शाह के सम्मान में और शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। अब हुमायूं के लिए शेर शाह खतरा था, तो फाइनली हुमायूं वापस बिहार की तरफ कूच करता है और चुनारगढ़ का किला दोबारा डालता है और उस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन शेर शाह यहाँ जानता था कि अब हुमायूं धीरे धीरे उसके जाल में फंस रहा है, तो वो उसको रोकता नहीं है। फाइनली हुमायूं बिहार में चुनारगढ़ के किले के रास्ते बंगाल की तरफ भी बढ़ता है। इधर बंगाल में शेर शाह सूरी ने गोंड को, जो राजधानी थी बंगाल की, उसको जीत लिया और उसको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। काफ़ी द्रुत गति से, स्पीड से हुमायूं ऑल्सो केम हियर और वो गोंड को वापस बसाता है और गोंड को बसाने के बाद उसका नाम जन्नताबाद कर देता है। शेर शाह सूरी यहाँ अभी हुमायूं को नहीं रोकता है। हुमायूं गोंड जब पहुँचा तो इसने इसका नाम जन्नताबाद कर दिया और बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट, जब गंगा नदी अपने उफान पर थी बंगाल में ही, तब शेर शाह सूरी अचानक से हुमायूं पर अटैक कर देता है। वो जानता था कि हुमायूं उसके जाल में फंस चुका है और चौसा नामक स्थान पर 1539 में हुमायूं बुरी तरह शेर शाह सूरी से पराजित होता है चौसा के युद्ध में। यहाँ पर कहते हैं हुमायूं अपने घोड़े के समेत गंगा नदी में कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है एक भिश्ती की सहायता से। एक कहानी भी है इसके पीछे, बाद में उसने इस भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया था और चमड़े के सिक्के पूरे उत्तर भारत में एक दिन के लिए चले थे। खैर, अब यहाँ हुमायूं जब पहली बार शेर शाह सूरी से पराजित होता है तो वापस आगरा की तरफ जाता है और दोबारा अपनी सेना इकट्ठी करता है। लेकिन यहाँ पर कामरान इसमें इसकी सहायता बिल्कुल नहीं करता है और शेर शाह की अफ़गान सेना के लिए जो सेना हुमायूं ने इकट्ठी की थी वो नाकाफ़ी साबित होती है और फाइनली 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह पराजय होती है। अब जब कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है तो इसके बहुत अलग ही परिणाम निकल कर आते हैं। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जैसे हिंदुस्तान की सत्ता पुनः अफ़गानों के हाथ में आ जाती है। अब वो जो इब्राहिम लोदी हारा था उसके बाद अब अफ़गान शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफ़गान राज्य देखते हैं और इसी विजय के उपलक्ष्य में शेर खां जो थे
वो शेरशाह की उपाधि लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, याद रखिएगा। देन इसके अलावा दूसरा रिजल्ट, अगले 15 वर्षों तक मुग़ल सत्ता से बाहर हो जाते हैं। देन उत्तर भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण होता है, एक यूनिफिकेशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। शेरशाह नए नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है, मैं आपको शेरशाह की वीडियो में बताऊंगा। यही वह काल था जब हुमायूं के चरित्र का भी बेहतरीन पहलू निकल कर आता है। कई लोग हुमायूं की आलोचना करते हैं, लेकिन यहाँ हुमायूं ज़बरदस्त धैर्य और साहस का परिचय दिखाता है और हुमायूं 1545 के आसपास कंधार और काबुल को जीत लेता है। याद रखिएगा 1544-45 का जो टाइम पीरियड था वो शेरशाह के पीक का टाइम था। शेरशाह उस समय अपने पीक पर था। दोबारा हुमायूं कैसे गद्दी हासिल करता है, हाउ ही रिकंकर्ड द दिल्ली। याद रखिएगा जब शेरशाह सूरी पूरी तरीके से हुमायूं पर हावी था तो हुमायूं को एक खतरा अपने भाइयों से भी था, वो उसकी जान के पीछे पड़े थे। तो 1543 में हुमायूं ईरान के अपने मित्र शाह तस्माब के दरबार में चला जाता है और उसकी सहायता से वो बाकायदा हिंदुस्तान पर नज़र रखा रहता है। लेकिन इस दौरान हुमायूं कुछ और भी काम करता है। मीनवाइल इस समय हुमायूं अपना विवाह करता है। 1541 में ही मैरिड विथ हमीदा बानो बेगम और राणा अमरकोट का जो राणा था, राणा वीर साल, उसके यहाँ शरण लेता है, जहाँ 1542 में भारत के महानतम शासक अकबर का जन्म होता है। शुरुआत में अकबर का संरक्षण अस्करी के पास था, फिर कामरान एंड देन बैरम खां। 1554-55 के आसपास हुमायूं फिर से तैयारी शुरू करता है और हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए पेशावर की तरफ से आता है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा देखें मैप में तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से पेशावर की तरफ एंट्री लेता है एंड देन ही कंकर्ड लाहौर। ये लाहौर को जीत लेता है। लाहौर को जीतने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, पंजाब के आसपास की जो छोटी छोटी जातियाँ थी वो उसके अधीन हो जाती हैं। और 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुग़ल और अफ़गान आपस में भिड़ते हैं, जिसमें मुग़लों की जीत होती है और पुनः संपूर्ण पंजाब मुग़लों के हाथों लग जाता है। लेकिन अभी उत्तर भारत पूरी तरीके से मुग़लों के हाथों नहीं आया। सरहिंद का युद्ध भी होता है 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद, जिसमें बैरम खां ज़बरदस्त वीरता दिखाता है और सिकंदर शाह सूर की हार होती है और पुनः राज सिंहासन मुग़लों को मिल जाता है। 1555 में हुमायूं की ताजपोशी होती है बैरम खां की सहायता से और तख्त पे दिल्ली पर बैठते हैं। लेकिन दीन पनाह में ही, जहाँ उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनवाई थी दीन पनाह भवन में, 1556 में वहाँ से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय अकबर कालानौर पंजाब का गवर्नर था, याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछता है। लेनपुल महोदय कहते हैं हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान उसने दे दी। ऑब्वियस है, आपको वीडियो देख के समझ में तो आ ही गया होगा। कुछ फैक्ट्स हैं हुमायूं के बारे में, जैसे हुमायूं अफ़ीम के काफ़ी शौकीन थे, ज्योतिष विद्या में काफ़ी विश्वास रखते थे, इसलिए पूरे हफ्ते अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे दिनों के हिसाब से। अबुल फजल ने इन्हें इंसान कामिल कहा है। दिल्ली में नगर बसाया दीन पनाह, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1533 ईस्वी में। विश्व का शरण स्थल भी कहते हैं इसको, इसका मतलब यही है। गुलबदन बेगम, इनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। देन दीन पनाह को अब पुराने किले के रूप में जाना जाता है। पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हिसार में फतेहाबाद नाम के स्थान पर इन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई है हुमायूं ने। हुमायूं के मकबरे के बारे में भी जानकारी ले ही लीजिए, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछता है। इसका निर्माण 1565 में हुआ, 1565 इट वॉज डेवलप्ड। मीरक मिर्ज़ा गयास इसके वास्तुकार थे। हुमायूं की विधवा बेगा बेगम, हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। अकबर की सौतेली माँ थी है। विशेषता क्या है भाई इसकी? संगमरमर पर निर्मित विशाल गुंबद पहली बार इसमें बना है और द्विगुंबदी प्रणाली से इसको बनाया गया है। 2 गुंबद हैं इसके ऊपर, यूनिक है। कभी निज़ामुद्दीन स्टेशन जाएंगे तो दिखेगा। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में सुन लीजिए। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया। 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। 4 बाग पद्धति सिकंदर लोदी के समय शुरू हुई थी, बाद में इसमें व्यवस्थित रूप से इसको लागू किया गया। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। आप ताजमहल को कभी देखिए, उसमें भी गुंबदाकार कई इमारतें हैं। मुग़ल वंश के सर्वाधिक लोग यहीं दफनाए गए हैं, जैसे बेगा बेगम,
हमीदा बानो बेगम, दारा शिको, जहांदार शाह, फ़र्रुख सियार, रफ़ीद दुरात, रफ़ीद दौला, आलमगीर द्वितीय, ये सब लेटर मुग़ल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।